प्यारे साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार सभी लोग आ जाएंगे क्लास में, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना बच्चों। सब लोग आ जाओ। ठीक है भाई। और सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं। चलिए भैया, ढेर सारा प्यार आप सभी को। ढेर सारा। ठीक है, भर भर के, इतना 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 और इतना। ठीक है, बहुत सारा प्यार। मेरे सभी छोटे बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभाशीष। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, जीवन में बहुत उन्नति करो, तरक्की करो। इसलिए आशीष, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज, है ना, हम लोग अपनी क्लास को। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, बढ़िया तरीके से, है ना। और आज हम बात करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, केवल यही हमारा छूटा हुआ है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। उसके बाद फिर हमें संघ के बाद फिर राज्य स्टार्ट करना है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं भैया आज के लेक्चर में? तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भैया, राष्ट्रपति की शक्तियां, द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, हम इसे डिस्कस करेंगे। और सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, कार्यपालिका की भी होती हैं। मतलब राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति भी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं जो कि कार्यपालिका से संबंधित होती हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति भी होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं जो कि कानूनों के निर्माण से संबंधित है। ऐसी राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं, वित्त शक्तियां हैं, आकस्मिक या आपातकालीन शक्तियां हैं, कुछ राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना जी। चलिए, तो द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियों में, ठीक है, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो सर सबसे पहले, राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जब हम राष्ट्रपति साहब की शक्तियों के बारे में डिस्कशन करते हैं, राष्ट्रपति साहब के पावर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो राष्ट्रपति की शक्तियों को, ठीक है, हम डिवाइड करते हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, कार्यकारी शक्तियों का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे कार्यकारी शक्तियां। ये हुआ। दूसरा, हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तीसरा, हम लोग यहां पर बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, मतलब जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां बच्चे, वित्तीय शक्तियां। उसके बाद हम लोग आएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति साहब की, ठीक है, आपातकालीन शक्तियां बच्चे। आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति साहब की, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स। एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति साहब की विवेकाधीन शक्तियां, ठीक है, जो उनकी विवेकाधीन शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्तियां, इसके बारे में हम लोग, तो राष्ट्रपति साहब की शक्तियों को हम इतने भागों में बांटते हैं, ठीक है। हाँ,
अब ये तो हमने देख लिया मेरे भाई कि राष्ट्रपति की शक्तियों को हम इतने भागों में बांट कर पढ़ेंगे, लेकिन एक स्वाभाविक सा प्रश्न होगा आपके मन में कि सर ये शक्तियां चलो ठीक है आपने लिख दिया, ये क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे भी डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल मैं डिस्कस करूंगा। देखो राष्ट्रपति साहब की शक्तियों से प्रश्न पूछे इस तरह से जाते हैं कि जैसे कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों में राष्ट्रपति का रोल क्या है। कानूनों तो वो हो गई राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है, जिसको हम कार्यकारी शक्तियां भी बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स। ऐसे ही कानूनों के निर्माण में राष्ट्रपति का क्या रोल है, क्या योगदान है, तो वो होगी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। और ये सब कहीं ना कहीं आप पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम इस चैप्टर को लास्ट में कराते हैं ना, मतलब जब संघ में हम जो है ना पूरी कार्यपालिका पूरी विधायिका जब पढ़ा देते हैं और उसके बाद जब हम इस चैप्टर को पढ़ाते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों को, तो ये और क्लियर हो जाता है, ये और अच्छे से समझ में आता है, बड़े प्यार से समझ में आता है, ठीक है सबको, और आपको भी आएगा, है ना, और बहुत अच्छा लगेगा बच्चे, ठीक है, जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी का आप लोगों के, ठीक है, सभी मैसेज मैंने देखे। हो सकता है कि बच्चे अभी टेलीग्राम पे मैंने मैसेज आप लोगों के पढ़ लिए हैं, रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि बड़ा, ठीक है, बिजी स्केड्यूल रहता है। कल आपको पता होगा सम्मान समारोह हुआ उसमें, और ठीक है उसमें भी बड़ा, ठीक है ना, बहुत भीड़ थी, और ठीक है बहुत सारी चीज़ें हुई उसमें। रात में तूफान आया लगभग 1:30 से 2 बजे, तूफान के बाद फिर बहुत तेज बारिश आई, और 1:30 से 2 बजे तक मैं नहीं सोता, मैं उसके बाद सोता हूँ, तो मैं वही थोड़ा बहुत, ठीक है, देख रहा था, पढ़ रहा था थोड़ा सा। और जब तूफान आया इतनी तेज, उसके बाद फिर बारिश आई, तो एकदम से मतलब मैं बड़ा यार इमोशनल हो गया। मैंने कहा टेंट लगा हुआ है, हलवाई काम कर रहे हैं, और मैंने कहा कैसे हो पाएगा, सुबह बच्चे आने वाले हैं। तो मैंने उठाई कार में पहुंचा वहाँ पे, यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है वो, जहाँ पे वो सम्मान समारोह होना था, ये हुआ जिस फील्ड में, वहाँ पे पहुंचा। वहाँ पे पहुंचने के बाद मैंने देखा पूरा टेंट, ठीक है, बिखर चुका था एकदम, टेंट पूरा टूट चुका था, कुर्सी सारी, इतनी तेज तूफान था, कुर्सी सारी बिछ चुकी थी, कुछ टूट भी गई थी। और जहाँ पे स्टेज लगी हुई थी, ठीक है, वो वाला पूरा एरिया जो है, स्टेज वगैरह सब कुछ। तो हम जैसे मैं पहुंचा, फिर 2-3 लोग और आए, उसमें आपके एक ममते सर भी थे, ठीक है, वो आए, और हम 6-7 लोगों ने 5,000 कुर्सियां जो है बच्चे, ठीक है, वो एक तरफ से दूसरी जगह शिफ्ट की, क्योंकि जहाँ पे पहले थी वहाँ पे पानी भरा हुआ था, फिर दूसरी जगह हमने शिफ्ट की कि चलो भाई प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। मतलब सुबह तक कंटिन्यूसली हम लोग भीगते रहे, 7 बजे तक लगातार। वो आपने, ठीक है, देखा भी होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, मेरे फोटो भी हैं, ठीक है ना, जो उसमें, ठीक है, ये टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे शॉर्ट पहना हुआ है मैंने, और पूरा उसमें, ठीक है। उसके बाद पूरी रात ऐसी ही निकल गई, सो भी नहीं पाए, और फिर मॉर्निंग में, ठीक है, वो 9 बजे से वो सम्मान समारोह था। उसके बाद फिर पूरे दिन नींद नहीं आई कल, क्योंकि वो प्रोग्राम ही चला 4-5 बजे तक, तो उसमें फिर तो बड़ा, मतलब सब कुछ जो है ना, जो सिस्टमेटिक एक दिनचर्या थी, वो बड़ी अस्त व्यस्त हो गई वो। और वो आंखों में जो नींद है ना, आप अब भी देख सकते हो, क्योंकि वो एक रात पूरी नहीं सोए, तो जब एक रात पूरी नहीं सोए तो दिन में भी नहीं सो पाए। तो आज की जो रात हुई, ठीक है, आज की रात नींद नहीं आई, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई। तो बड़ा वो रहा बच्चे, ये रहा। चलिए, तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, उनकी आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति साहब की आपातकालीन शक्तियाँ, और उनकी बचे विवेकाधीन शक्तियाँ, ठीक है, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव पावर्स पर आते हैं, राष्ट्रपति साहब की कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अब कार्यकारी शक्तियों का मतलब क्या हुआ है? कार्यकारी शक्तियों का मतलब है कानूनों के आधार पर शासन करना या कानूनों को संचालन करना। उसके संबंध में राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियां रखते हैं, ठीक है। तो कानूनों के आधार पर शासन करना, या कानूनों के आधार पर बच्चे जो है ना, ठीक है, संचालन करना उन कानूनों का।
चलिए ठीक है, तो राष्ट्रपति साहब की क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है, उन शक्तियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 53। 53 हम सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। 53 सर आपकी क्लासेस से कल मुझको यूपीएससी के एग्जाम में बहुत हेल्प मिली है। पॉलिटी का सेक्शन मेरा सबसे अच्छा गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। चलिए, निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव में अंतर बता दें। निंदा प्रस्ताव का मतलब होता है बेटा कि सरकार की किसी भी नीति की निंदा करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको निंदा प्रस्ताव कहते हैं। और स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है, स्थगन प्रस्ताव तो मैंने आपको बताया था कि स्थगन प्रस्ताव का आशय ये होता है कि कोई राष्ट्र महत्व, कोई ठीक है बहुत राष्ट्र महत्व का कोई भी बच्चे ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा करनी आवश्यक है, तो पहले से जो सदन में चल रहा है उस कार्यवाही को रोक दिया जाता है और उस राष्ट्र महत्व के उस मुद्दे पर फिर चर्चा की जाती है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, अब यहां पर आएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम राष्ट्रपति साहब की कार्यकारी शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जब हम कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल आता है आर्टिकल 53, ठीक है। सबसे पहले यहां से कहानी शुरुआत होती है। और 53 में क्या बोला है, 53 में बोला है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। यही तो बोला है आर्टिकल 53 में। भाई कार्यपालिका की सारी शक्तियां, अब कार्यकारी शक्तियां का मतलब क्या हुआ, कार्यकारी शक्तियों का मतलब हुआ बच्चे कि कानूनों के आधार पर, कानूनों के आधार पर शासन के संचालन से संबंधित शक्तियां, कानूनों के आधार पर शासन के संचालन से संबंधित शक्तियां, कानूनों के आधार पर शासन के संचालन से संबंधित शक्तियां, ठीक है बच्चे, उसको हम बोलेंगे कार्यकारी शक्तियां। तो 53 में क्या बोला कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। फिर अगला ही, ठीक है, नेक्स्ट हम आर्टिकल 74 का रेफरेंस लेते हैं। और आर्टिकल 74 में बोला है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, या राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसी मंत्रिपरिषद के, ठीक है, सलाह के आधार पर अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का निर्वहन करेगा, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो जाती है कि भाई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही शासन का संचालन करता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद ने जो भी राष्ट्रपति को बोला, राष्ट्रपति उस बात को मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है, एकदम क्लियर कि राष्ट्रपति बाउंडेड है, जो भी मंत्रिपरिषद ने बोला राष्ट्रपति बाउंडेड है बेटा उसको मानने के लिए। लेकिन इसके संदर्भ में कुछ और भी चीजें हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इन दो आर्टिकल का रेफरेंस जानते हैं कि भैया जी ये दोनों आर्टिकल क्या है। तो ये भी हमने समझ लिया कि भाई ये दोनों आर्टिकल क्या है, इनका क्या इशू है, मतलब इनका क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो ये हमारी समझ में आ गई। अब इसके बाद राष्ट्रपति को बच्चे नियुक्तियों का भी अधिकार है, और ऐसी नियुक्तियां उन पदाधिकारियों की राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं जो पदाधिकारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। तो इसी में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति साहब को भैया जी नियुक्तियों का भी अधिकार है, नियुक्तियों का भी अधिकार है राष्ट्रपति साहब को, नियुक्तियों का अधिकार है। और स्पेशली ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति बच्चे जो क्या कर रहे हैं, जो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, या जो बच्चे कार्यपालिका के अंग हैं, जो कार्यपालिका के हिस्सा हैं, जो कार्यपालिका शक्तियों को किए हुए हैं, तो नियुक्तियों का अधिकार भी है। ये बात आ रही है ना सभी को समझ में। अब जैसे राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, पूरी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति साहब महान्यायवादी की नियुक्ति भी करते हैं, ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा। राष्ट्रपति साहब बच्चे, ठीक है, सीएजी को नियुक्त करते हैं, भारत निर्वाचन, ठीक है, आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं, अन्य आयुक्त होते हैं, उनकी भी नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो ऐसे तमाम अधिकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, जो लोग क्या करते हैं बच्चे, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जो वास्तव में कार्यपालिका अधिकारी हैं। ये भी बात आगे समझ में, ठीक है, क्लियर है, यहां तक किसी को इश्यू तो नहीं, बिल्कुल किसी भी तरह का। चलिए तो अब हम इन दोनों चीजों को लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पर आर्टिकल 53 या 74 ये हम सब पढ़ चुके हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो बस इसको एक बार लिख लेते हैं कि भाई जब राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि आप इस बात को लिखेंगे कि बच्चे देश का शासन ही राष्ट्रपति के नाम से संचालित किया जाता है। वह कौन होता है? वह हेड ऑफ स्टेट होता है। देश का शासन ही राष्ट्रपति साहब के नाम से संचालित किया जाता है। तो इस बात को लिख लें कि शासन ही देश का शासन ही राष्ट्रपति के नाम से संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम से संचालित किया जाता है। संचालित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति साहब कौन होते हैं बच्चे? हेड ऑफ स्टेट होते हैं। हेड ऑफ स्टेट। भैया एक बात बताओ, ठीक है, देश का शासन ही उसी के नाम से चलाया जा रहा है, तो भाई वो कार्यपालिका का प्रमुख अधिकारी हुआ कि नहीं? बताओ, देश का शासन ही उसी के नाम से चलाया जा रहा है तो वो कार्यपालिका का प्रमुख अधिकारी है। अब आर्टिकल 53 में क्या है? 53 में बोला है कि भाई कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या मंत्रिपरिषद के या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये बोला है बच्चे, या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, ये बात बोली गई है। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख लेता हूं यहां पर। क्या बोला है भैया आर्टिकल 53 में कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा। जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। द्वारा करेगा। ठीक है बच्चे, ये बोला है 53 में। अब आर्टिकल 74 पे आते हैं भैया। आर्टिकल 74 में क्या है? ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, 74 क्या है? देखो एक बहुत जबरदस्त शायरी आई है कि भाई तू क्या कर रहा है, तू इंसान है, थोड़ा दिमाग से सोचकर इश्क खुद हो जाएगा, पहले ख्वाब पूरा कर। क्या बात है भाई, गजब। आर्टिकल 74। अब आर्टिकल 74 में क्या है भैया? 74 में वो है कि 53 में तो बोल दिया कि कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा अपने अधीनस्थों के द्वारा। अब 74 पे आते हैं बच्चे। 74 में क्या है? 74 में बोला है कि राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और वे मंत्रिपरिषद के, ठीक है, सलाह पर ही कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। सहायता प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसकी सलाह पर वह कार्य करेगा। जिसकी सलाह पर वह कार्य करेगा। सलाह पर वह कार्य करेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे,
यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना है ना। मेरे जितने भी, ठीक है, छोटे बहन भाई हैं, गोलू मोलू सारे, वो इस बात को समझना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से, कि मैं सर आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं मेरे भाई आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत बढ़िया से समझना है सारी चीज़ों को, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, सब लोग समझना, सब लोग सुनना मेरे प्यारे बच्चे। बोला है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह पर वह कार्य करेगा। अब आमतौर पर सलाह दो तरह की होती है। एक तो ऐसी है कि भाई आपने मुझे कोई भी सलाह दी तो वो मैंने मान ली, मतलब मैं उसको सलाह को मानने के लिए मैं बाउंडेड हूं, मैं बाध्य हूं, ठीक है। दूसरी सलाह ऐसी होती है कि यार ठीक है, आमतौर पर, लेकिन सलाह का जो नेचर है, ये जो शब्द है सलाह, ठीक है, ये आप ध्यान रखना हमेशा कि सलाह, ठीक, कभी भी बाउंडेड नहीं होती, कभी भी बाध्यकारी नहीं होती। सलाह सलाह है ना। बोला है ना, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसकी सलाह पर वह कार्य करेगा। अब सलाह सलाह है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आपको किसी ने सलाह दी, अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसे मानो या ना मानो। तो यहां पर ये प्रश्न उठा बच्चे, यहां पर ये प्रश्न उठा कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाउंडेड है अथवा नहीं। बस समझ में आ रही है, बाउंडेड है मतलब वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है, अथवा वह अपने मन से काम करेगा, जो उसका मन करे वो वैसा करेगा। अब देखना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, आप सब लोग जानते हो 42वें संविधान संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, हम सब लोग 42वें संविधान संशोधन को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, क्या है 42वां संविधान संशोधन मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जिसके माध्यम से, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय संविधान का कोई भी एक ऐसा हिस्सा रहा होगा जिसमें किसी न किसी तरह का कोई फेरबदल ना किया गया हो। मतलब संविधान के बहुत सारे उपबंधों को संशोधित किया गया, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन थे, ठीक है ना, लघु संविधान हम बोलते हैं इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सर हम आपको सलाह देते हैं, आप नहीं मानते, यानी बाध्यकारी नहीं है। चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आज थोड़ा सा मैं स्लो हूं, आपको लग रहा होगा, क्योंकि पता है मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं वास्तव में क्या खड़े होके पढ़ा रहा हूं। सच में मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि क्या मैं वास्तव में खड़े होके पढ़ा रहा हूं मैं, या फिर पता नहीं सब कैसे चल रहा है इस तरह से। तो आज आपको वो लग भी रहा होगा स्लो भी है, लेकिन वो पूरे वो मूड जो होता है पढ़ाने वाला कहीं ना कहीं, क्योंकि थका हुआ शरीर है ना बच्चे। तो बस, तो 42वां संविधान संशोधन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी संविधान हम लोग बोलते हैं। तो इसमें एक प्रावधान किया गया, इसमें एक प्रोविजन किया गया, क्या किया गया कि यहां पर है मंत्रिपरिषद, ध्यान रखना बच्चे, मंत्रिपरिषद। अच्छा, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, आप जानते हैं मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह, ये हो गई सलाह, यहां पे लिख दिया मैंने सलाह, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे गई सलाह। तो मंत्रिपरिषद की सलाह गई किसके पास, राष्ट्रपति के पास बच्चे, चलो चली गई। अब जैसी मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के पास गई तो 42वें संविधान संशोधन में बोला कि राष्ट्रपति बाध्य है, बाउंडेड है, राष्ट्रपति बाध्य है, ठीक है। मंत्रिपरिषद ने कोई भी प्रस्ताव, कोई भी सलाह भेजी, राष्ट्रपति की औकात नहीं कि राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर दे। अब हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है ना, एक्चुअली उस पर दुनिया भर के आरोप लगते रहे हैं, ये बात आपको समझनी है। जो राष्ट्रपति का पद है उसे ये तक बोला गया है कि भाई हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है ना हमारा, वो एक रबड़ स्टाम्प है, उसका अपना कुछ काम नहीं है, ठीक है, ऐसा बोला गया, ठीक है। जो और देशों के, विभिन्न देशों के जो वो थे बच्चे, ठीक है, संविधान के जो जानकार थे, जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ थे, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए कि ठीक है भारतीय राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, जस्ट अ रबड़ स्टाम्प, बस, और उससे ठीक है ज्यादा उसका कोई औचित्य नहीं है, और उससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन जब ये वाला जो है ना 42वें संविधान संशोधन से ये वाला बेटा प्रावधान कर दिया कि वह मंत्रिपरिषद का कोई भी सलाह राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति बाउंडेड होगा, राष्ट्रपति बाध्य होगा, ठीक है, उसको मानने के लिए,
तो इस बात से, ठीक है, इस बात की और पुष्टि हो जाती है, ठीक है, इस संविधान संशोधन से इस बात की और पुष्टि होगी कि वास्तव में राष्ट्रपति रबड़ स्टाम्प है, वास्तव में। क्योंकि भाई मंत्रिपरिषद ने कुछ भी राष्ट्रपति को भेज दिया, कुछ भी राष्ट्रपति को भेज दिया, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए फिर क्या है, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए फिर बाउंडेड है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो रबड़ स्टाम्प वाली बात कही जा रही थी, ठीक है, वो इस संविधान संशोधन के माध्यम से वो बात कहीं ना कहीं और प्रूव हो जाती है। अब 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के दौरान हुआ था, है ना, बहुत सारे ठीक है ना, भारतीय संविधान के विभिन्न संवैधानिक उपबंधों में, ठीक है, बहुत सारे प्रावधान इसमें जोड़े गए। तो फिर जब, ठीक है, इमरजेंसी हट जाने के बाद चुनाव होते हैं, तो चुनाव जब होते हैं बेटा, तो सरकार बनती है जनता पार्टी की। और जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों में प्रॉमिस किया था, चुनावों में, कि इस इमरजेंसी में जितने भी संविधान संशोधन ऐसे हुए हैं जो संविधान के, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो संविधान के मूल भावना के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम उन सब प्रावधानों को समाप्त कर देंगे अगर हम सत्ता में आएंगे। ये प्रॉमिस किया था जनता पार्टी ने। और जनता पार्टी बेटा, ठीक है, सत्ता में आई, और सत्ता में आने के बाद उसने अपने प्रॉमिस भी पूरा किए। और वो प्रॉमिस कुछ इस तरह से थे, आप इसको समझना कि बच्चे, ऐसे जो भी प्रावधान जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जिनमें जोड़ा गया, ठीक है, संविधान में संशोधन किया गया, और जो ऐसे थे वास्तव में कि वो हमारे शासन की प्रकृति को, ठीक है, हमारे शासन की, संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ जो छेड़छाड़ कर रहे थे, उनमें वास्तव में परिवर्तन या संशोधन किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन से ये हुआ। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन। और 44वें संविधान संशोधन मैं बताऊंगा बच्चे राष्ट्रपति की शक्तियों में, जब आगे बताऊंगा। तो 44वें संविधान संशोधन से भी बहुत सारे, ठीक है, चेंजेस हुए हैं। तो एक ये हुआ 44वां संविधान संशोधन। अब ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, जरा इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझना। 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ बच्चे, कि मंत्रिपरिषद अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है, ठीक है, पहली यात्रा में, पहली यात्रा में, इसलिए मैंने लिखा है नंबर 1। अगर मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दी, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद ने सलाह राष्ट्रपति को भेजी या कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा, तो राष्ट्रपति कह सकते हैं पहली यात्रा में कि भाई पुनर्विचार करके लाइए, आप इस पर, आप इस पर क्या कीजिए, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, आप इस पर पुनर्विचार करके लाइए। अगर पहली यात्रा में कोई भी प्रस्ताव जाता है बच्चे तो, ठीक है, चलिए, पुनर्विचार करके लाइए, राष्ट्रपति को आके, राष्ट्रपति उसे स्वीकृत भी कर सकते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। दो काम कर सकते हैं राष्ट्रपति उसे, ठीक है। तो यहां पर मंत्रिपरिषद है, पहली यात्रा में कोई भी गया। अब मंत्रिपरिषद के पास फिर से वो आ गया मेरे प्यारे बच्चे, फिर से दोबारा आ गया मंत्रिपरिषद के पास, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद ने उसको या तो झोंका तो, या फिर राष्ट्रपति ने जो भी बोला था कि भाई इसमें आप ये परिवर्तन करके लाइए, वैसे परिवर्तनों के साथ, ठीक है, उसमें या तो पूरे राष्ट्रपति ने जो परिवर्तन सुझाए थे, या तो वो पूरे कर लिए मंत्रिपरिषद ने, या फिर कम किए, या फिर एज इट इज वैसा ही भेज दिया। लेकिन अगर वह प्रस्ताव अथवा वह सलाह दूसरी यात्रा में अगर राष्ट्रपति के पास गई, तो राष्ट्रपति बच्चे इसको मानने के लिए बाउंडेड है। फिर राष्ट्रपति को इस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक छोटी सी बात है, मैं आपको बता दे रहा हूं इसका क्या मतलब है। जो 42वां संविधान संशोधन से जो प्रावधान जोड़ा गया वो ये था कि मैंने पापा से टॉफी मांगी, पापा को टॉफी देनी पड़ेगी, ठीक ना, मैंने पापा जी से टॉफी मांगी, पापा जी को टॉफी देनी पड़ेगी, बाध्य हैं पापा जी टॉफी देने के लिए। दूसरा जो 44वां संविधान संशोधन है उसमें ये हुआ कि मैंने पापा जी से टॉफी मांगी, तो पापा जी ने, ठीक है, मुझे समझाया कि बेटा टॉफी या चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हाई शुगर होती है, ठीक है, इससे जो है ना कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, बहुत नुकसानदायक होती है, पता नहीं बहुत गंदी प्रोसेस से बनती है। पापा जी ने अपना ज्ञान मुझे दे दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे बोल दिया। मैंने फिर से कहा, मैंने कि नहीं मुझे तो टॉफ़ी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने बोला तो फिर पापा जी को मुझे देनी पड़ेगी टॉफ़ी, क्योंकि पापा जी बात हैं। तो पहली यात्रा में राष्ट्रपति बोल सकते हैं कि भाई आपके इस प्रस्ताव में मुझे ये कमियां लग रही हैं, ठीक है, आप इन कमियों को सुधारिए। अब वो मंत्रिपरिषद के पास प्रस्ताव गया, मंत्रिपरिषद बच्चे उस कमियों को सुधारे या ना सुधारे, पूरा सुधार ले या थोड़ा कम सुधार दे, ये मंत्रिपरिषद की इच्छा पर निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चे,
ठीक है। और जैसे ही मंत्रिपरिषद ने दूसरी यात्रा में वह राष्ट्रपति के पास भेजा, ठीक है बच्चे, तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति बाध्य होगा, राष्ट्रपति बाउंडेड होगा उसको मानने के लिए। थोड़ा ज्यादा नीचे लिख गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। फिर राष्ट्रपति बाउंडेड होगा उसको मानने के लिए। ठीक है, ये बात आ रही है ना सभी को समझ में? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है भैया? ठीक है, कैसा भी प्लीज एक बार बताएंगे आप लोग। चलिए, हाँ गुरुदेव, ये सब पढ़ चुके हैं, आगे की चीजें पढ़ाई हैं मेरे प्यारे बच्चे। चूंकि मैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 74 क्या मैं आर्टिकल 74 में ये जो बोला है ना, तो 42 में संविधान संशोधन में इसके संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए, ये बात मैंने बताई। और मैंने आपको पहले बता दिया कि आज वास्तव में बच्चे, ठीक है, मैं, ठीक है, सो नहीं पाया मैं 2 रातों से, तो ठीक है, मेरा सिस्टम आज हिला हुआ है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब राष्ट्रपति को नियुक्तियों का भी अधिकार है, अब इसे हम करेंगे, ठीक है, कल डिस्कस, जो नियुक्तियों का राष्ट्रपति को अधिकार है। आज हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और क्वेश्चंस हम देखेंगे बच्चे, ठीक है ना, बस इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है बुन्ना। तो जिससे क्या है कि चलिए ठीक है, ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर हम, ठीक है, ये कार्यपालिका की शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति की, इनको कल आगे पढ़ाएंगे। फिर हम राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियां इनको देखेंगे। अब यहाँ पर है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? आर्टिकल 312 में राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा शक्तियां हैं। संविधान में संशोधन करने के विषय में बिल्कुल सही है। सरकार को हटाने के विषय में कोई शक्ति नहीं है बच्चे, राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास है। और ठीक है ना, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की शक्ति केवल लोकसभा की है बच्चे, ठीक है, मैंने आपको बताया था, राज्यसभा के पास, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान है। ये बात आई समझ में सभी को? ये बात क्लियर हुई? चलिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आज आप रेस्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चे, मैं कर लूंगा रेस्ट, है ना, बस कुछ क्वेश्चन और कर ले, ठीक है, एक बार थम्स अप करो। बहुत अच्छे, इस प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? किसके संबंध में राज्यसभा के पास ज्यादा शक्ति है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना? नहीं मेरे प्यारे बच्चे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के लिए कार्यवाही करना? ये भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। एक नई अखिल भारतीय सेवाएं उनकी सिफारिश करना, आर्टिकल 312। जी हाँ बच्चे, राज्यसभा, मैंने 2 आर्टिकल बताए थे जहां पर राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां हैं लोकसभा से, एक आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल 312। ठीक है, यहां राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा बलवान है, बलवती है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई मुन्ना? अब पीछे वाले प्रश्न पर, ठीक है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सार्वभौम संशोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, पहले 4 ऑप्शन पढ़ेंगे फिर बताएंगे क्या होगा। अगर राज्यसभा किसी भी धन विधेयक में कोई भी संशोधन करती है तो क्या होगा? ठीक है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सार्वभौम संशोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है बच्चे, धन विधेयक लोकसभा में ही लाते हैं और राज्यसभा बच्चे उसमें, ठीक है, संशोधन करने के लिए लोकसभा से बोल सकती है कि भाई, ठीक है, ये संशोधन करके लाइए। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या स्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, ठीक है ना, नहीं ऐसी बात नहीं है बच्चे। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। उल्टा हो गया ना बच्चे, क्योंकि धन विधेयक तो सबसे पहले लोकसभा में ही लाए जाते हैं, राज्यसभा लौटा सकती है लोकसभा के लिए। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है? नहीं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए कि भाई लोकसभा राज्यसभा की उन अनुशंसाओं को स्वीकार करे या स्वीकार करे, ये, ठीक है, लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। बस राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा उसको अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है मेरे प्यारे बच्चे। उसको अधिकतम राज्यसभा क्या कर सकती है? धन विधेयक को 14 दिनों तक, ठीक है, डिले कर सकती है, डिले कर सकती है।
14 दिनों तक रोक सकती है। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं किसी को? आइए, ठीक है, इस प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनेंगे आप। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? ठीक है, ये है कि भाई, ठीक है, कौन से ऐसे विशेषाधिकार हैं जो भारत के संविधान के द्वारा राज्यसभा को दिए जाते हैं? किसको बच्चे? राज्यसभा को दिए जाते हैं। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, या संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। ठीक है, राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित करके बच्चे फिर संसद उस पर कानून बना सकती है, और ये प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 में मैं पहले भी समझा चुका हूं इसको। जी, ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ये बात सभी को समझ में आई मेरे प्यारे बच्चे? चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति, ठीक नहीं, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है? नहीं 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 नहीं, नहीं है सही। ठीक है, अभी देखो, पहले चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, और राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो देखो, ये गलत हो गया भाई, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, अनुदानों की मांगों पर राज्यसभा मतदान नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने, ठीक है, या संशोधित करने की कोई भी शक्ति, ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है, अस्वीकार नहीं कर सकती मेरे प्यारे बच्चे। राज्यसभा पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, वो भी डिले कर सकती है 14 दिनों के तक का। तो बच्चे, 1 और 2 कैसे होंगे? 1 और 2 बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कहता हूं, चलिए, मेरे दोस्त ने, विशाल यादव ने आपको इंस्टाग्राम पर मेंशन किया है, आप उसे देख लूंगा मैं बेटा, ठीक है? चलो, तो बच्चे, आज की क्लास, ठीक है, हम लोग यहीं तक, ठीक है, रखें, यहीं तक रखें आज की क्लास को। एक बार बताओ, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बन रहे होंगे, यूपीएससी हो या फिर आपका पीसीएस हो, कुछ भी हो, ठीक है ना? अब जैसे आपके सामने एक बच्चा बोला कि सर, ठीक है, यूपीएससी का उसका पेपर था और वो पॉलिटी उसकी सबसे बेस्ट गई है, मतलब पूरी आप पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है, सब वही आए हैं, सारे क्वेश्चंस वही हैं। ठीक है मोनिका जी, है ना? तो आज के लिए प्लीज, है ना, प्लीज आज के लिए, ठीक है, ठीक है, ढेर सारा प्यार आपको, है ना, ढेर सारा बच्चे। ठीक है, ओके ना, थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।